कुछ भी ना अच्छा है, कुछ भी ना बुरा है, बल्कि सोच ही किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाती है। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि जीवन अपने आप में एक परिकथा है। जीवन एक सफ़र है जिसमें मानो तो मौज है और नहीं तो समस्या हर रोज़ है। हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल वेल विशर्स। लर्न विद ग्लूडेस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रजनीश कुमार शर्मा आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ के थ्रू हमने जो कुछ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स टॉपिक से रिलेटेड बातें सीखे, तो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर सेल्फ। अब यह समय है अपने आप को जांच करने का कि आपने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ जाना है। उस बेसिस पर अभी आपके सामने हम जो खेल खेल रहे हैं वह क्वेश्चन आंसर का एक गेम है, जिसमें आपको चुनाव करना है कि इसमें सही ऑप्शंस के साथ कि कौन सा आंसर सही होगा। टोटल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड यह प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें हम आपको बेस्ट लाए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, टोटल 9 वीडियोज़ में हम इस चीज़ को फिनिश कर पाए हैं, थोड़ा थोड़ा कर करके। और ये एक्सरसाइज ए हम कल के वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर किए थे और आज एक्सरसाइज बी लेकर आए हैं। और इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और टोटल 50 क्वेश्चंस में आप अगर इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और अगर गलती से भी क्लिक कर दिया है, तो आप अपने पास एक पेन और पेपर ले लें और देखें कि आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाते हैं। ठीक है जी। और जो लोग स्टूडेंट्स गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ही इस वीडियो पर आए हैं, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठें और देखें कि आपने कितना कुछ पीछे वाला वीडियो से सीखा है। और अब अगर किसी भी वीडियो से आपने सीखा हो, यह कंपलसरी नहीं कि आपने मेरे ही वीडियो से सीखा हो, लेकिन क्या आप इन सारे प्रश्नों में से 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, हम प्रश्न उत्तर का खेल खेलना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, आइदर और आइदर ही और ही गिल्टी। आई एम भरना है या इज भरना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो हम बताए थे आइदर और का एक पेयर होता है, आइदर के साथ और का पेयर बनता है, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, यहाँ पर भी आइदर के साथ और का पेयर बनता है। आइदर और नाइदर नॉर का जो पेयर बनता है उसमें आपको बताया गया था कि हम जो चुनाव करते हैं कि किस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट करवाएं, किस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करवाएं, तो हम बताए थे कि अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे हम यहाँ पर वर्ब भरना चाहते हैं तो इसके नज़दीक में सब्जेक्ट एक ही भी है और एक आई भी है, तो हम ही के अनुसार इज लिख दें कि आई के अनुसार एम लिख दें। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जहाँ हम भरने वाले हैं एम या इज, उसके सबसे नज़दीक में सब्जेक्ट क्या है, आइदर और से जुड़ा हुआ 2 सब्जेक्ट्स हो, तो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास आई है, तो उसी के अनुसार हम लोग एम का चुनाव करेंगे, इज का चुनाव नहीं करेंगे। सेकेंड प्रश्न है हमारे पास, नाइदर यू नॉर ही। यहाँ पर देख रहे हैं 2 सब्जेक्ट है, एक यू भी है और एक ही भी है, तो दोनों में से हमें किसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है ही है और ही के अकॉर्डिंग ही हमें यूज करना है इज या आर का। तो ठीक है, तो ही है और ही के अनुसार हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइदर सी नॉर दे। अब यहाँ पर नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ नियरेस्ट सब्जेक्ट दे है। अब दे के अनुसार हमें चूज करना है कि इज होगा कि आर होगा। तो दे के अनुसार इज नहीं होगा, दे के अनुसार आर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आर होने वाला है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला था जी, इज होने वाला था। आप मिलाते जाएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। हो सके तो वीडियो को पॉज करें, पहले अपने बनाएं, उसके बाद हमारे जो आंसर दे रहे हैं उससे मैच करवाएं। आइदर द फादर और द सन्स। अब आइदर और से जुड़ा हुआ है, एक फादर है सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास द सन्स। तो द सन्स के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसमें अगर चुनाव करना है इज और आर का, तो हम किसका चुनाव करेंगे, हम चुनाव करेंगे द सन्स के अनुसार आर का चुनाव करेंगे। आर
द आइदर द फादर और द सन्स आर टू ब्लेम, या तो पिता दोषी है या बेटे जो पुत्र हैं वे दोषी हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्लैंक इज और दे टू ब्लेम, या तो वह दोषी है या तो फिर सामने वे लोग दोषी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और से जुड़ा हुआ है, केवल और से जुड़ा हुआ है, इसमें आइदर नहीं है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, ही या दे। हमें वर्ब कहाँ भरना है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको भरना है इज या आर। तो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोलें तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यह है, मतलब ही है। इज ही और दे टू ब्लेम, तो क्या होगा, तो इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखें यहाँ पर 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। चलिए अब जितना भी दिए होंगे आप टू बी ऑनेस्टली इस चीज़ को मिलाएं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जब पढ़े होंगे थ्योरी में तो आपको चीज़ें बताया गया था कि ब्रेड एंड बटर साथ में खाने वाला चीज़ है। ऐसा नहीं कि ब्रेड एक बार खा लेगा व्यक्ति, बटर अलग से खाएगा, तो ये दोनों साथ में खाने वाला चीज़ें हैं। तो ब्रेड एंड बटर ब्लैंक रिच फूड। अब ए रिच फूड है, तब इसके अनुसार बताइए इज लगाएंगे का आर लगाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर चूँकि एक यूनिट के रूप में काम करता है, एक साथ चीज़ों को एक मिलकर के एक डिश तैयार करता है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं और इज का प्रयोग करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड, ना कि आर। क्या होगा जी, इज, ना कि आर। ठीक है। आगे अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक साथ मिलकर एक यूनिट का काम करता है, एक डिश तैयार करता है। ए हॉर्स एंड कैरिएज, हॉर्स ऐसा नहीं है कि हॉर्स को अलग कर दीजिएगा और कैरिएज को अलग कर दीजिएगा। वेटिंग एट द गेट, ये दोनों साथ में रहने वाला है, तो साथ में रहने वाला है तो सिंगुलर यूनिट की तरह काम करेगा। तो इज और आर में चुनाव करना है तो इज का चुनाव होगा। ए हॉर्स एंड कैरिएज इज वेटिंग एट द गेट। राइस एंड करी ब्लैंक माई फेवरेट डिश, फिर से आ गया। देखिए ये सब चीज़ें आपको पता होगा। राइस एंड करी अलग अलग नहीं खाया जाता है, दोनों साथ में ही मिला करके खाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हॉर्स और कैरिएज था। तो राइस एंड करी ब्लैंक माई फेवरेट डिश, एक मिलकर के डिश तैयार कर रहा है, तो इज होगा कि आर होगा, तो करेक्ट आंसर इज होगा। क्या होगा जी, इज होगा। नो बॉय एंड नो गर्ल, अब नो बॉय है उसके बाद नो गर्ल है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, बाज का कि बर का। तो नो बॉय एंड नो गर्ल, नो बॉय एंड नो गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी मैन एंड एवरी वोमैन, इस प्रकार की चीज़ें जब रहेगा तो सिंगुलर की तरफ डिनोट किया गया है। नो गर्ल है, नो बॉयज या नो गर्ल्स नहीं है। नो बॉय एंड नो गर्ल सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाज का प्रयोग करेंगे। बाज प्रेजेंट दे रहा, बाज और बार में चुनाव करना था तब बाज का चुनाव किए। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मिल्क एंड हनी है। मिल्क एंड हनी, हनी दैट मीन्स सीओ हनी सिंगर, मिल्क एंड हनी कॉस्टली थिंग्स। अब यहाँ पर देखिए फिर से मिल्क अलग थिंग है और ये हनी भी है। क्या दोनों को साथ में मिलाकर पिया जा सकता है? मिलाकर को तो पिया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पर कि दो अलग अलग थिंग्स है। यहाँ पर से हिंट मिल रहा है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। थिंग नहीं लिखा है, थिंग्स लिखा है, तो प्लुरल है, तो आगे हम यहाँ पर प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि मिल्क एंड हनी और कॉस्टली थिंग्स होगा। ठीक है जी। द पोएट एंड फिलोसफर सेड सो, कि पोएट और फिलोसफर ने ऐसा कहा। अब यहाँ पर क्या भरिएगा आप, हैज भरिएगा कि हैव भरिएगा? चलिए बताइए। द पोएट एंड फिलोसफर, ये हम रूल में बताए थे आपको। द पोएट एंड फिलोसफर ब्लैंक सेड सो। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति पोएट है और एक व्यक्ति फिलोसफर है, तो हम आपसे जानना यह चाह रहे हैं कि क्या आप इस सेंटेंस को देख करके बता पाएंगे कि यहाँ पर पोएट और फिलोसफर दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन है या फिर सेम पर्सन है? डिफरेंट पर्सन है या सेम पर्सन है, ये आपको बताना है। द पोएट एंड फिलोसफर ब्लैंक सेड सो हैज योर हैव। तो यहाँ पर पोएट और फिलोसफर जो है वह क्या दोनों सेम पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है, ये आपको जवाब देना है। बताइए, पोएट एंड फिलोसफर दोनों अलग अलग पर्सन है या सेम पर्सन है? चलिए, अगर आप बता पा रहे हैं कि दोनों सेम पर्सन है तब आप बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, लेकिन अगर बता पा रहे हैं कि दोनों डिफरेंट पर्सन है तो आप गलत हैं। यहाँ पर पोएट और फिलोसफर दोनों सेम पर्सन है जी। जो व्यक्ति पोएट है जी वही व्यक्ति फिलोसफर भी है। सर पता कैसे लगाएंगे? सर पता ऐसे लगाएंगे कि अगर पोएट और फिलोसफर दो है और उसके पहले द लगा हुआ है, द पोएट एंड फिलोसफर, दो अलग अलग व्यक्ति अगर आता तो इसके पहले भी द लगता और इसके पहले भी द लगता। तब अगर किसी दो अलग अलग पोस्ट का नाम बताया गया हो और उसके बाद किसी एक ही के ऊपर द लगाया गया हो, एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो समझिएगा कि एक पर्सन को ही डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर पोएट और फिलोसफर दोनों एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर हो गया। इसका मतलब हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। द पोएट एंड फिलोसफर हैज सेड सो,
द पोएट एंड द फिलोसफर ब्लैंक सेड सो। अब है अगला है द पोएट एंड द फिलोसफर। अब इसमें देखिए चेंज कर दिया है, यहाँ पर भी सेम सेंटेंस था लेकिन यहाँ पर द पोएट एंड इस बार फिलोसफर के पहले द नहीं लगा हुआ था, इस बार फिलोसफर के पहले द लगा हुआ है जी। दैट मीन्स इस बार फिलोसफर दो अलग, फिलोसफर एंड पोएट जो है वह डिफरेंट पर्सन है, ना कि सेम पर्सन है। पोएट एंड फिलोसफर डिफरेंट पर्सन है, तो इस बार हैज का प्रयोग ना करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ए ब्लैक एंड रेड काऊ। अब देखिए फिर से, अब काऊ को लेकर के बात किया जा रहा है, क्या एक रेड काऊ अलग है और एक ब्लैक काऊ अलग है, ये आप बताइए हमको। क्या यहाँ पर रेड काऊ अलग है और ब्लैक काऊ अलग है, या फिर एक ही काऊ है जो ब्लैक एंड रेड है? तो करेक्ट आंसर होगा कि एक ही, करेक्ट जो मीनिंग निकलेगा कि एक ही काऊ जो ब्लैक भी है और थोड़ा रेड भी हो। तो क्यों? क्योंकि किसी एक ही के पहले जो है आर्टिकल लगाया गया, ए का प्रयोग किया गया है। ऐसे अगर लिखता ए ब्लैक एंड ए रेड काऊ तो दोनों अलग अलग काऊ हो जाता, एक ब्लैक काऊ अलग और एक रेड काऊ अलग। लेकिन ए ब्लैक एंड रेड काऊ कहने का मतलब एक ही काऊ जो ब्लैक भी है और रेड भी है। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब एक ही गाय है, ठीक है जी, तो इज का प्रयोग करेंगे। एक ही काऊ हो तो इज का प्रयोग करेंगे, इज ग्रेजिंग। 2 एंड 2 ब्लैंक 4। अब 2 एंड 2 मेक्स 4 और 2 एंड 2 इज 4। तो करेक्ट आंसर इज 4 कि 2 और 2 मिलकर के एक सिंगल यूनिट बनाता है, तो सिंगल यूनिट बनाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। दैट्स ओके। द बॉय हु इज रीडिंग देयर। अब आगे बताया जा रहा है कि सबसे पहले द बॉय, हु जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के पहले जिस प्रकार का नाउन रहेगा उसी के अनुसार हम लोग जो है वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हु है, हु के पहले क्या है, बॉय है, तो बॉय के अनुसार इज होगा, क्या होगा, तो पहला कंडीशन तो है कि इज होगा, इज रीडिंग देयर। अब फिर आगे यहाँ से रिलेटेड बात पूछा जा रहा है, अब इसी के बारे में आगे चर्चा किया जा रहा है। तो इज और आर में अगर चुनाव करना हो तो यही इसी पर्सन को लेकर के, उसी बॉय को लेकर के बात करिएगा, इज माई सन, तो यहाँ भी इज होगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होगा। दैट्स ओके, दैट्स इट। 15 नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर चुके होंगे, साथ में मेरे साथ मिलाए भी होंगे और देखे होंगे कि 15 में से आपने कितना गेन किया। चलिए यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आगे और भी प्रश्न हैं हमारे पास जिसको खूबसूरती और पेशेंस के साथ जो है बनाएंगे। टिके रहना वीडियो में, ये नहीं कि थोड़ा सा क्लिक करेगा। आज स्टूडेंट्स के पास पेशेंस ही नहीं है, तुरंत वीडियो को क्लिक करके इधर, तुरंत वीडियो को क्लिक करके उधर, सीखना है नहीं। तो सीखिए, जब तक रुकिएगा नहीं, ठहरिएगा नहीं, जब तक कैसे सीखिएगा बताइए। यू विल हैव टू स्टे एनी वेयर, आपको कहीं भी जो है आपको जाइएगा तो वहाँ पर स्टे करिएगा तभी वहाँ पर सीखिएगा। आप अगर स्टे नहीं करें तो कैसे सीखिएगा बताइए। द बॉयज हु आर प्लेइंग दे आर माई फ्रेंड्स। अब देखिए फिर से यहाँ पर हो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले इस बार बॉयज है, तो इसलिए इसके पहले बॉय था तो इज था, तो बॉयज है तो आर है। फिर आगे पूछ रहा है इसी से बात से रिलेटेड, तो बॉयज है तो इज आर में चुनाव करना है, तो किसका चुनाव करेंगे जी, इस बार आर का चुनाव करेंगे। ओके, द बॉयज हु आर प्लेइंग आर दे आर माई फ्रेंड्स, जो लड़के वहाँ मैदान में खेल रहे हैं या फिर जो भी लड़के हैं वह मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। इट इज़ आई हु ब्लैंक एंड, अब यहाँ पर इट इज से सेंटेंस स्टार्ट है, इट इज़ आई, इट इज़ दे, तो उसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के पहले जिस प्रकार का वर्ब रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार का नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हु के पहले जो प्रोनाउन है आई, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई एम का चुनाव करना है। अगर सॉरी हैव और हैज में चुनाव करना है, सॉरी फॉर मिस्टेक, हैव और हैज में चुनाव करना है तो किसका चुनाव करेंगे जी। ओ माय गॉड, ये देखिए मच्छर जो है तंग कर रहा है जी। तो हैज और हैव में अगर चुनाव करना हो जी तो किसका चुनाव करेंगे, हैव का चुनाव करेंगे, हैव, ठीक है। इट इज़ आई हु हैव डन दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ दे ब्लैंक हु ब्लैंक टू ब्लेम। अब यहाँ पर फिर से हु है और हु के पहले दे प्रोनाउन है, ये प्लुरल है, तो यहाँ पर इज और आई में चुनाव करना है, तो किसका चुनाव करेंगे जी, आर का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, आर। इट इज़ आई दे हु आर टू ब्लेम, यह वे लोग ही हैं जो दोषी हैं, ये वही लोग हैं जो क्या हैं, दोषी हैं। टू ब्लेम कहने का मतलब दोषी है, दोषी। ओके, आई एम वन ऑफ दोज पर्सन टू हु नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स, कि देखिए बताया जा रहा है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो क्या नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, जो ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ब्राइब्स मतलब घूस वगैरह नहीं लेता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो क्या नहीं लेता हूँ, घूस नहीं लेता हूँ। अब वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पर्सन है
तो पर्सन कहने का मतलब है प्लुरल है तो डू या डज क्या लगाएं, तो प्लुरल है तो डू लगाएंगे, डू। ओके, आई एम वन ऑफ दोज पर्सन हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। नेक्स्ट है हमारे पास यू राम ब्लैंक ए विक्ड बॉय, ए विक्ड बॉय। अब यू है, राम है, ये है पोजीशन वाला बात जब आपको रूल बताया गया था तो सिखाया गया था यू राम, तो हमें ये कॉमाज के बीच में राम है, राम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें शुरू से मतलब है, यू से मतलब है, तो ईज और का चुनाव करना है तो आर लिखेंगे। यू राम आर ए विक्ड बॉय, देयर ब्लैंक ए बॉय एंड ए गर्ल। देयर वाला से बात आपको बताया गया था कि देयर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है जी, इसके बाद आने वाले जो नॉन या प्रोनाउन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके बाद वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर देयर के बाद आने वाला जो भी नॉन या प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लुरल रहेगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देयर के बाद है ए बॉय एंड ए गर्ल, अगर केवल देयर ए बॉय रहता तब इज लगते हैं, देयर इज ए बॉय एंड, या फिर केवल ए गर्ल रहता तो देयर इज ए गर्ल लिखते, लेकिन इस बार एंड से जोड़ दिया अलग अलग ए बॉय एंड ए गर्ल को, तो यहाँ पर इस बार इज और आर में और अगर चुनाव करना है कि वहाँ पर जो है देयर इज ए बॉय एंड ए गर्ल, वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर होगा जी। क्या होगा जी, आर इज द करेक्ट आंसर। देयर आर ए बॉय एंड ए गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव ही ब्लैंक नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस में हमसे जानना यह चाह रहा है, देखिएगा कि यहाँ पर डेयर और डेयर्स भरना है, यहाँ पर भी डेयर और डेयर्स भरना है, तो नीड डेयर को लेकर के स्पेशल बात आपको बताया गया था कि नीड और डेयर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और नीड डेयर का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। नीड एंड डेयर यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, दोनों का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, मेन वर्ब के। देखिए यहाँ पर सेंटेंस जब पढ़िएगा तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, और नोट से पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए या मेन वर्ब चाहिए, आप बताएं। तो नोट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डेयर के साथ आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, डेयर का डेयर्स या डेयरिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। डेयर को डेयर के रूप में ही आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, DARE डेयर। ही डेयर नॉट गो देयर, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस भी है ही ब्लैंक टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है जी, यहाँ पर देख रहे हैं इस बार नॉट नहीं है, टू गो है। इसका कहने का मतलब इसके बाद हमें मेन वर्ब का चुनाव चाहिए, दो वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, इस प्रकार। तो ही ब्लैंक टू गो देयर। अब डेयर और डेयर्स में चुनाव करना, तो इस बार हमें वर्ब चाहिए, और वर्ब चाहिए तो डेयर का प्रयोग नहीं होगा, डेयर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस को लिखेंगे। तो ही के साथ हमें V5 चाहिए। V5 कहने का मतलब हमें वर्ब में एस लगाना पड़ेगा, यानी ही डेयर्स टू गो देयर, मतलब उसके पास इतना हिम्मत करेज है कि वह वहाँ जाता है, वह वहाँ जाता है, इतना उसके पास हिम्मत है। सी ब्लैंक नॉट, फिर से नॉट है, इस बार अबरी नीड नहीं डेयर के बारे में पूछा है, डेयर नहीं नीड के बारे में, सॉरी डेयर के बारे में ऊपर जाना चाहा, नीड के बारे में नीचे जा रहा है। अब नोट है तो नोट के पहले बताइए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि मेन वर्ब चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें नीड के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसका मतलब है कि नीड के साथ हमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, दैट मीन्स नीड्स या नीडेड या नीडिंग वगैरह नहीं करना है, सीधे सीधे आपको लिखना है सी नीड नॉट टू डू दिस, उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने सोल्व किया, आगे के प्रश्नों को लिए हम तैयार हैं 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है सी डज नॉट ब्लैंक टू डू दिस। अब आगे देखिए, डज नॉट का प्रयोग हो गया है, डज नॉट या डू नॉट या डिड नॉट हो गया जो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद हमें जब भी चाहिए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, डू डज या डिड के बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। कहने का मतलब नीड्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नीड चाहिए। क्या चाहिए जी, नीड चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर नीड होगा। सी डज नॉट नीड टू डू दिस। आई विश आई ब्लैंक रिच मैन, आई विश आई ब्लैंक रिच मैन, मेरी इच्छा है कि मैं जो है एक अमीर आदमी हो जाऊँ, ऐसा मेरा इच्छा है जी, बिल्कुल सच में मेरा इच्छा है कि मैं अमीर आदमी हो जाऊँ। अमीर आदमी हो जाने के बाद चाह रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा करना, अभी भी चाह रहे हैं कि जीवन में, खैर मेरा हर व्यक्ति का अपना एक आइडियल्स होता है, तो मेरा भी कुछ आइडियल्स है, और आइडियल्स यही बड़ा ही सिंपल है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम जिस जीवन में जहाँ हैं बिल्कुल स्थिर रहना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें भी गरीबी से आगे निकलना है, बाहर निकलना है, लेकिन किसी व्यक्ति को चीट करके, किसी व्यक्ति को ढकेल करके आगे नहीं निकलना। हमें मेहनत से आगे बढ़ना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है,
बढ़ना है, किसी को चीट करके या सामने वाले को धकेल करके कुचल करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हम चाहे जीवन में अस्थिर ही क्यों ना रह जाएं, हम भले ही जीवन में आगे बढ़े ही क्यों नहीं, लेकिन सामने वाले को कुचल कर नहीं आगे। दैट्स माई पॉइंट। आई विश आई ब्लैंक ए रिच मैन। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो है अमीर व्यक्ति हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आई विश ये मेरी इच्छा है, रियलिटी में इसकी कुछ लेना देना नहीं है। तो रियलिटी नहीं है तो इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। इमेजिनरी है तो हम आई विश आई वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। आई के साथ जनरली अगर सेंटेंस हमारा जनरली अगर पास्ट का कोई सेंटेंस रहता है तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस इमेजिनरी हो, जो कल्पना में हो, तब हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। ब्लैंक सी ए वर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यहाँ पर भी एक प्रकार का इमेजिनरी सेंटेंस है कि यदि शायद वह एक पक्षी होती तो सी वुड फ्लाई टू मी, वह उड़कर मेरे पास चली आती। ठीक है। इसका कहने का मतलब वह पक्षी नहीं है, वह अगर पक्षी होती तो वह उड़ के मेरे पास आती। तो अगर जनरली हम देखते तो सी के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन सी के साथ वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो वर्षीय वर्ड कहने का मतलब है कि अगर वह पक्षी होती, वर्षीय वर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, तो वह मेरे पास उड़कर आती। टाइम एंड टाइड, टाइम अलग चीज़ है जी, टाइड अलग चीज़ है जो सी वगैरह में आता है, समुद्र वगैरह में आता है, ज्वार। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, वह किसी का इंतजार नहीं करता। यहाँ पर वेट लिखें कि वेट्स लिखें, तो दो अलग चीज़ है, यानी प्लुरल हो गया। तो इस प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्लुरल वर्ब में आप जानते ही होंगे कि जब वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं तो वह प्लुरल में ही रहता है, एस एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर वेट का प्रयोग होगा, वेट्स का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, नेक्स्ट सेंटेंस भी है द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर कैटल आप जो वर्ड देख पा रहे हो तो शायद आपको याद हो कि कैटल जो है प्लुरल कैटेगरी का नॉन है। कैटल मीन्स मवेशी होता है। द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का चुनाव करेंगे, इज का नहीं आर का चुनाव करेंगे। द कैटल के साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा जी? आर लगेगा। बाज और बर में अगर चुनाव करना हो तो बर लगेगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आइदर ऑफ द रोड्स। अब आइदर बर्ड्स या नाइदर बर्ड्स आप जानते हैं यह सिंगुलर होता है, दैट मीन्स इसके बाद जो भी चीज़ आएगा वर्ब वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ के बाद जो आएगा वह प्लुरल में रहेगा, आइदर ऑफ द रोड्स, कि दो रास्तों में से कोई जो है वह कहाँ जाता है तो रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। जैसा आगे लिखा गया है टू द रेलवे स्टेशन। गो या गोज भरना है तो हम अगर गो भरते हैं तो प्लुरल वर्ब हो जाएगा, गोज भरेंगे तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो हमें सिंगुलर चाहिए, दैट मीन्स हमें गो नहीं चाहिए, गो चाहिए। तो आइदर ऑफ द रोड गोज टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है द पोएट एंड सिंगर ब्लैंक डिड इज या आर। द पोएट एंड सिंगर, द पोएट एंड सिंगर ब्लैंक डिड इज या आर। अब देख रहे हैं फिर से यहाँ पर पोएट है और एक सिंगर है, दो अलग अलग नॉन है, लेकिन क्या पोएट के पहले द लगा हुआ है और साथ में सिंगर के पहले भी द लगा हुआ है? तो नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि पोएट के पहले तो द लगा हुआ है, लेकिन सिंगर के पहले द नहीं लगा हुआ है। अगर सिंगर के पहले द नहीं लगा हुआ है जी, इसका मतलब ऑब्वियस ही है कि पोएट और सिंगर दो एक ही पर्सन है। अगर एक ही पर्सन है तो बताइए इज के साथ जाएंगे कि आर के साथ जाएंगे? तो ऑब्वियस ही बात है कि इज के साथ जाएंगे। जब दोनों सेम पर्सन है, दोनों डिफरेंट पर्सन नहीं है, दैट मीन्स सिंगल पर्सन है, सिंगल नॉन हो जाएगा। सिंगल नॉन है तो सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई विश ही, अब यहाँ पर विश बताया जा रहा है, देखो रियलिटी में कि मेरी इच्छा ऐसा है कि ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि वह प्राइम मिनिस्टर होता भारत का तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। तो इमेजिनरी सेंटेंस है जी, इमेजिनरी सेंटेंस में बाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ बाज का प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेंटेंस इमेजिनरी है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो आई विश ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसी मेरी चाहत है, ऐसी मेरी इच्छा है, मनोकामना है कि वह जो है प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया के। स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। आप इस चीज़ को, स्टेटमेंट को हमेशा सुनते ही आते होंगे स्कूल वगैरह में कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है, विन द रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्लो एंड स्टडी दोनों मिलकर के जो है किसी भी रेस को जिताता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्लो चलेगा तो विंस रेस को जीत जाएगा, बल्कि स्लो के साथ स्टडी भी होना चाहिए, निरंतरता भी होना चाहिए, कंटिन्यूटी भी होना चाहिए। कंटिन्यूटी रहना चाहिए, स्लो रहे लेकिन कंटिन्यूटी रहे, तब आप किसी भी रेस को जो है आप विन कर सकते हैं। तो यहाँ पर विन नहीं विंस होगा। क्या होगा जी? विंस होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। आप इस बात को जानते होंगे, यह तो केवल सुनते होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन उसके साथ ट्रूथ भी जो है, ट्रूथ के साथ अगर ऑनेस्टी हो तो और भी बेस्ट पॉलिसी हो। और दोनों एक ही चीज़ सिंगल यूनिट को दिखा रहा है, तो इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का प्रयोग करेंगे। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट्स ओके। आगे है द नंबर ऑफ द गेस्ट। द नंबर ऑफ, अगर आपको वर्ड्स याद हो, द नंबर ऑफ और एक होता है ए नंबर ऑफ। दोनों में डिफरेंस यही है कि द नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ
दोनों के बाद जो प्रोनाउन आएगा या जो नाउन आएगा वह प्लूरल ही रहेगा। लेकिन द नंबर ऑफ जब रहेगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कारण यही कि किस चीज़ जो संख्या बताया जा रहा है वह फिक्स कर देता है। ए नंबर ऑफ में संख्या फिक्स नहीं हो पाता है, वह बहुत सारा केवल बताता है। इसमें जो भी संख्या निश्चित बताता है कि मतलब जो भी हो रहा होगा इतना रहा होगा, तो चीज़ें फिक्स कर देता है, निश्चित कर देता है। इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हमें बाज या बर में चुनाव करना है, यहाँ पर इजराम नहीं है, तो बाज और बर में चुनाव करना है तो हम द है नंबर है तो बाज का चुनाव करेंगे। सिंगुलर वर्ब बाज होता है, ठीक है जी। प्लूरल वर्ब बार होता है, ठीक है। अगर ए नंबर ऑफ द गेस्ट रहता तो यहाँ पर बार लिखना पड़ता है। दैट मीन्स बाज से काम नहीं चलता। दैट्स इट। वो बात समझाया गया है थ्योरी क्लासेज में। बाकी फिर से आपको रिवाइज करना है या फिर रिवाइज कर लें। तो 35 के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉस्ट ऑफ दिस चेयर्स। कल भी इस चीज़ को लेकर के बताया गया था सेक्शन ए या फिर प्रैक्टिस सेशन ए जो है एक्सरसाइज नंबर ए में आपको यह बात बताया गया था। क्या बात बताया गया था जी? यही कि द कॉस्ट ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले द कॉस्ट है और उसके बाद दिस चेयर्स है। यहाँ पर प्लूरल है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। तो हम जो वर्ब का चुनाव करते हैं प्रीपोजिशन से पहले आने वाले जो है वर्ड्स के अनुसार करते हैं, ना कि उसके बाद आने वाला था। दिस चेयर्स के अनुसार आर नहीं लिखेंगे, दिस चेयर्स आर हाई नहीं, कॉस्ट है, कॉस्ट क्या बोले करके बात किया जाए। द कॉस्ट ऑफ दिस चेयर्स इज हाई होगा। ही एंड आई नॉट, ही एंड नॉट आई, ही एंड नॉट से जुड़ा हुआ है तो इसके बाद आने वाला जो भी है वह ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। रियल सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो इसी के अनुसार चुनाव करेंगे। ही एंड नॉट आई, हैज और हैव में चुनाव करना था। ही के साथ बताइए हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैज लगेगा। एंड नॉट से जुड़ा होने के बाद जो भी प्रोनाउन आता है उसको हम ऐसे ही मानते हैं, मतलब उसके बाद जो है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द सन्स एज वेल एज देयर फादर, द सन्स है एज वेल एज, उसके साथ साथ कौन है? उनके पिताजी भी हैं। तो रियल सब्जेक्ट द एज वेल एज से जब जुड़ा हुआ तो रियल सब्जेक्ट हमारा पहले एज वेल एज के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट जो भी नाउन होगा जो प्रोनाउन उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो द सन्स है तो चुनाव करना है बाद या बर का, तो बर का चुनाव करेंगे, ठीक है जी। द सन्स एज वेल एज देयर फादर वर अरेस्टेड, पुत्रों के साथ साथ बेटों के साथ साथ पिताजी भी क्या हो गए? अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। आगे और भी सेंटेंसेज है हमारे पास, और आगे क्या है? ऑल ब्लैंक बेल दैट इंड्स बेल इज या आर। अब बताइए ऑल, इस बात को सुनते होंगे कि अंत भला तो जग सब भला, तो यही बात है लिखा गया है कि ऑल इज बेल दैट इंड्स बेल। अगर इंड्स बेल है तो सब बेल है। ऑल इज बेल दैट इंड्स बेल, अगर इंड्स बेल हो गया मतलब इंड्स, अगर अंत भला हो गया जी, अंत भला हो गया, इसका कहने का मतलब है कि सब का भला हो गया। अंत भला तो सब भला। ऑल इज बेल दैट इंड्स बेल। 2 years ब्लैंक ए स्मॉल पीरियड। अब 2 years मिलकर के देखेगा तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन 2 years मिला करके बता रहा है कि एक स्मॉल पीरियड है, छोटा सा पीरियड है, तो एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट किया जा रहा है। तो 2 years इज ए स्मॉल पीरियड हो जाएगा। यू शुड नॉट ब्लैंक विटेन योर ब्रदर हैज। यू शुड नॉट, आगे कह रहा है यू शुड नॉट, तो शुड नॉट के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि हैज या हैव। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि है शुड हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, सेल हो, बिल हो, उसके बाद हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग तो होगा नहीं, हैव का प्रयोग होगा। यू शुड नॉट हैव बिटेन योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई को नहीं पीटना चाहिए, अगर पीट दिए तो गलती कर दी है। नो न्यूज़ ब्लैंक गुड न्यूज़, कि कोई भी न्यूज़ अच्छा न्यूज़ नहीं है जी, तो ईज होगा और नहीं होगा क्योंकि न्यूज़ जो है अनकाउंटेबल है। तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, मतलब कोई भी न्यूज़ अच्छा न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास ऑडियंस को लेकर के है। ऑडियंस प्लूरल होता है, प्लूरल कैटेगरी का जो है यह नाउन है जी। हाँ, कभी कभी इसे सिंगुलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन। रिक्वेस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो भी ऑडियंस है, कभी कभी ऑडियंस वगैरह बहुत हल्ला करने लगते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। तो ऑडियंस के साथ बाज और बर में चुनाव करना था, तो हम किसके साथ जाएंगे? तो हम बर के साथ जाएंगे। द ऑडियंस वर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ऑडियंस को ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। देयर ब्लैंक एक्स, अब देयर तो बता ही दिया कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके बाद आने वाला जो नाउन है एक्स है, एंड मिल्क है, तो खैर एक्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के लिए देयर इज होगा कि देयर आर होगा? तो देयर आर एक्स एंड मिल्क, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो देयर आर होगा ना कि इज होगा। तो देयर आर एक्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए क्या है?
तो एग्स है और मिल्क है, दैट्स इट। ए लॉट ऑफ वर्क ब्लैंक टू बी डन। अब ए लॉट ऑफ क्या है, ए लॉट ऑफ इंडिफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी को बताता है। ए लॉट ऑफ के बाद जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ पर ए लॉट ऑफ वाइज रहता तो हम वर्क के साथ जाते, लेकिन ए लॉट ऑफ वर्क अनकाउंटेबल है तो हमें यहाँ पर बाज और बर में जाना है, तो बाज के साथ जाएंगे। ए लॉट ऑफ वर्क वाज डन टू, सॉरी, ए लॉट ऑफ वर्क वाज टू बी डन, कि बहुत सारे काम जो है कर दिए गए हैं, दैट्स इट। आपको बात समझ में आ रहा होगा। 45 तक पहुँच गए। अब हमारे पास 5 प्रश्न और है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, अब तक बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अंदर पेशेंस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, सभी चमकने वाली जो वस्तुएं होती है नॉट गोल्ड। क्या सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना होती है? तो नहीं, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती है जी। तो इज और आर में चुनाव करना है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स को देख करके आर का चुनाव नहीं करें, इज का चुनाव करें। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है जी। सभी चमकने वाली वस्तुएं जो है क्या नहीं होती है, तो सोना नहीं होती। द गंगेज, गंगेज को देख करके पूरा नहीं समझना, गंगा का ही नाम है गंगेज, तो इज ए होली रिवर, ये एक पवित्र नदी है जी। द बुक्स दैट यू हैव मी, यू गेव मी, दैट यहाँ पर है और उसके बाद यू गेव मी, कि जो भी पुस्तक हमारे आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे, जैसे हु रिलेटिव होता उस प्रकार दैट भी क्या है, रिलेटिव है। तो इससे पहले द बुक्स है, द बुक्स, तो द बुक्स के अनुसार बताइए इज आर होगा तो आर होगा। तो द बुक्स दैट यू गेव मी, कि जो भी पुस्तक तुमने मुझे दिया, और वेरी ओल्ड, बहुत पुराना था जी, बहुत पुराना है। लॉट्स ऑफ पीपल, अब बताएं लॉट्स ऑफ है या ए लॉट ऑफ है, उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन या नाउन होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस वर्ग का चुनाव करें। लॉट्स ऑफ पीपल है यानी प्लुरल है, तो इज आर के साथ किस में जाएंगे, तो आर के साथ जाएंगे। लॉट्स ऑफ पीपल आर स्टील, स्टील कमिंग, सॉरी स्टील कमिंग, लॉट्स ऑफ पीपल आर स्टील कमिंग, कि बहुत सारे लोग अभी भी आ ही रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मैथ से रिलेटेड है कि 6 टाइम्स 5, बताइए 6 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। तो मैथ पर समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन। 6 टाइम 5 इज इक्वल टू 30, तो हमें 30 नहीं भरना है, यहाँ पर इज भरना है, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं बनाना है हमको। यहाँ पर लैंग्वेज बता दिया कि 30 होता है, आपको यहाँ पर बताना था कि इज के साथ जाएँ कि आर के साथ जाएँ। 6 टाइम 5 आर 30 होगा कि 6 टाइम 5 इज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने हुए हैं, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं, आप इसको देखे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और 50 प्रश्नों में से जो आपसे पूछा गया था कि आपने कितना प्रश्न को उत्तर आपने सही किया, तो टू बी ऑनेस्टली आप जो है हमें कमेंट करके बताएं कि चलिए 50 में से आपने कितना प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। तो वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर ज़रूर दें कि हाँ हमारा कितना प्रश्न सही गया। क्या 40+ प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया था 50 में, या 45+ प्रश्नों का उत्तर सही दिया था आपने 50 में, आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर योर सेल्फ टिल देन।